Hey, hello everyone. How are you all today? First of all, I'm really sorry मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो शायद वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो बट लेट्स स्टार्ट। डेली करंट अफेयर्स में कल का अगर आपने लेक्चर देखा हो तो वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपको किस तरह के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए विच वुड बी रिलेटेड टू योर ओन सिलेबस। अगर वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ना हो या आपके टॉपिक से ना रिलेटेड हो तो उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैंने आपको कल बताया था, ये सब डिटेल्स है मेरे बारे में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक, you can say, latest current affairs about the banking sector, the RBI sector, the you can say railways and other examination. Okay, तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2.0 लॉन्च हुआ है। डोंट वरी, यू विल गेट द PDF, आई गिव यू द एंटायर PDF। और ये रहा पूरा कंटेंट, हिंदी में भी अवेलेबल है तो आप जैसा चाहे वैसा देख पाएंगे। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी लॉन्च की है जो है उत्कर्ष 2.0। बट इससे पहले उत्कर्ष लॉन्च हो चुका था। अब ये किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, पहली रणनीति रूपरेखा जो उत्कर्ष फर्स्ट था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शक्तिकांता दास। ही वाज द गवर्नर। ओके, सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यस, ये रहा। ठीक है, तो उत्कर्ष 2.0 वॉज लॉन्च बाय शक्तिकांता दास, गवर्नर ऑफ RBI। ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर। और शक्तिकांता दास सर ने काफ़ी सारे नए नए चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। लाइक आई कुड गिव यू वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ RBI। पहले अगर आपने RBI का स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो तो यूजुअली क्या होता था, RBI का जितना भी कंट्रोल होता था वो गवर्नर के हाथ में होता था। बट शक्तिकांता दास सर सेड लाइक वी हैव टू चेंज दिस, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आया। मॉनेटरी पॉलिसी तो पहले ही आया था बट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016। तो ये भी आपको याद रखना है, ये किसने सजेस्ट किया था, ये भी शक्तिकांत दास सर ने ही सजेस्ट किया था कि गवर्नर को ही सारा राइट नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। other people should also get the right to work with the monetary policy। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें दो भाग हैं। लाइक 3 पीपल है जो RBI इलेक्ट करती है और 3 पीपल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, और ये 6 लोग मिलकर बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये कब से इम्प्लीमेंट है, 2016 से। तो ये भी याद रखना, इसका भी आपको सजेशन बेसिकली किसने दिया था, शक्तिकांता दास सर ने। ही वॉज द गवर्नर ऑफ RBI। ओके, नाउ फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष वॉज कवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2019 to 2022। तो आप जैसे ये हेडलाइंस देख सकते हैं हिंदी में भी, तो ये मध्यवर्षीय है, मध्य अवधि है। मतलब इट्स फॉर अ मीडियम टर्म, इट्स नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म। ये एक यू कैन से मिड टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर लाइक 3 years। तो 2013, 14, 15, सो 2023, 24, 25, तो ये 3 years का टर्म है। अब इसमें एग्जैक्टली होता क्या है ये हमें जानने की जरूरत है। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2002 कवर द पीरियड ऑफ 2019, 2020, 2022। विजन फॉर उत्कर्ष 20 दैट will guide RBI our excellence in performance of the function। तो ये उत्कर्ष बेसिकली है क्या, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है टू वर्क बेटर, कि RBI बेटर काम करे। कैसे, स्ट्रेंथन द ट्रस्ट ऑफ सिटीजन्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ RBI, कि भाई जितने भी लोग हैं उनका यू कैन से हौसला या उनका ट्रस्ट इंक्रीज हो RBI पे। दूसरा, एनहांस रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स, कि भाई पूरे विश्व में हमारा क्या योगदान रहना चाहिए, हमारा क्या महत्व होना चाहिए, ये सब। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्राइवन इंटरनल गवर्नेंस, बेस्ट इन क्लास एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेटिव डायनेमिक एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू उत्कर्ष 2.0। उसमें इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा।
तो यस, आपको याद रखना पड़ेगा ये एग्जैक्ट स्टार्ट कब हुआ था, अब इसका कौन सा चरण चल रहा है, इसको सजेस्ट किसने किया था या स्टार्ट किसने किया था, और इसके मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हुआ हमारा फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये लेटेस्ट न्यूज़ है, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लाइन जूरी ब्रिज ओपन्स इन गोवा। तो गोवा में जो 8 लाइन की सबसे बड़ी केबल है, लाइक द सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल, वो ओपन हुई है। और इसी के चलते जितने भी लोगों की वहाँ पर इसी कंस्ट्रक्शन में या मौत हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उन्हें 2-2 लाख का मुआवजा देने की बात की गई है। थ्रू द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गोवा गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैज़ गिवन 2 lakh rupees 2 lakh each to the families of the workers who died during the construction of this bridge. तो याद रखना, दिस इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज, ओके, इंडिया का। सो ये कब ओपन हुआ है? ये ऑफकोर्स अभी ओपन हुआ है, लाइक इन दिस 1 or 2 days, एंड दिस वॉज ओपन इन गोवा। तो याद रखना, ये गोवा में ओपन हुआ है। अब इसको एक बार आराम से पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको क्या है, बेटर समझ में आए कि जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तमिलनाडु वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी। ओके, अगर आप आरटीआई एक्ट के बारे में नहीं जानते, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। आरटीआई पढ़ लो। आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस। आरटीआई का एक्ट पूछा जा सकता है। आरटीआई में कौन से इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो, कौन से इन्फॉर्मेशन फॉरबिडन है, मतलब कौन से इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते गवर्नमेंट से। आरटीआई का फीस क्या होता है और आरटीआई का प्रोसीजर क्या होता है, ये मेन क्रक्स बनता है। आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक्ट आया गया था ताकि सारे सिटीजन्स को पता चले कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट के स्कीम्स क्या चल रहे हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ओके, सो दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आई कुड से सिटीजन्स डेटा मांगते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ओके, तो इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा था? तमिलनाडु था। तो ये आपको याद रखना है, लेटेस्ट का है। महाराष्ट्र इज द सेकेंड वर्स्ट स्टेट। सो फर्स्ट पे तमिलनाडु है, इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन आरटीआई, अकाउंटेबल विद अ डिस्पोजेबल रेट ऑफ 14। सिर्फ 14 है, मतलब अगर सपोज 100 लोग गए डेटा मांगने के लिए, तो उनमें से सिर्फ 14% लोगों को या 14 लोगों को ही डेटा मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। तो तमिलनाडु इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। और सेकेंड वर्स्ट परफॉर्मिंग है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आरटीआई जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति में है, जिसका निपटारा है 23%। 23% मतलब अगर 100 लोगों ने डेटा मांगा है तो सिर्फ 23 लोगों को डेटा मिला है। ओके, ओनली 10 इंफॉर्मेशन कमीशन प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन in response of RTI applicants filed as part of this assessment. This includes Andhra Pradesh, Haryana, Jharkhand, and northeastern states of Sikkim, Nagaland and Tripura. So RTI Act प्लीज पढ़ लीजिएगा। RTI Act is very very important for banking and other examinations as well, so it becomes very important. RTI Act अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Lakshmi Singh became the first woman police commissioner of UP. Yes, first woman police commissioner of UP कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। She will be the top cop of Noida. She has become the first woman officer to reach the position in the UP. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहली महिला पुलिस कमिश्नर यूपी में कौन बनी है? देन दैट इज ऑफ कोर्स लक्ष्मी सिंह। धनु यात्रा हैज़ बिगिन इन उड़ीसा। तो धनु यात्रा जो बरगढ़ में है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये 27 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और ये 11 दिवस की यात्रा होती है। और यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर हैं नरेंद्र मोदी सर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू,
उन्होंने इनका स्वागत किया है बाकायदा इस पूरे यात्रा का, ओके। और द फेस्टिवल स्टार्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, okay. In this festival, events related to Lord Krishna will be presented through folk arts and that touch millions of people. तो यहाँ पर बेसिकली ये कृष्ण जी का महोत्सव होता है। यहाँ पर कृष्ण जी की लीला और ये सब का चलता है, ठीक है। और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये भी याद रखना, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 27 दिसंबर से 2 साल के गैप के बाद स्टार्ट हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल लॉन्चेस पालन 1000, दिस इज वन ऑफ द गुड वन, ये आपको पता होना चाहिए। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत सारे ला रहे हैं गवर्नमेंट, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स। वी हैव स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ई शोध सिंधु, ई गंगोत्री, देन ई गंगा, उसके अलावा वी हैव नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, और बहुत सारे ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जिससे गवर्नमेंट मदद करने की कोशिश कर रही है सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को। जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखो तो मुद्रा योजना है, ओके। तो वैसे ही बहुत सारी योजना ला रही है गवर्नमेंट, स्पेशली डिजिटल वे में। तो ये भी एक डिजिटल कैंपेन है या डिजिटल ऐप है जिसे हम पालन 1000 कहते हैं, ओके। तो जिसे भी नहीं पता प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, ये बेसिकली उसके आसपास ही बात कर रहा है। अब व्हाट इज IMR, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, IMR, शिशु मृत्यु दर। किसी भी देश में जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में हम ये देखते हैं कि IMR कितना है। IMR अगर ज़्यादा होगा तो वो बुरा माना जाता है, और IMR दर कम होगा तो वो अच्छा माना जाता है। क्यों? IMR हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन 1000 किड्स, 1000 चाइल्ड, 1000 बच्चे जो एक दिन पे पैदा हुए हैं, या जो भी बच्चे हैं 1000 बच्चों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि वो 1000 बच्चे पैदा होने के बाद, सपोज वो आज पैदा हुए एज ऑफ टुडे, ओके, पैदा होने के बाद कितने बच्चे 1000 दिन तक जिंदा रहते हैं। अब इस कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलेगा? इस कैलकुलेशन से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। हमें कंट्री का हेल्थ पता चलता है, हमें कंट्री के लोगों की हेल्थ पता चलती है, सैनिटरी कंडीशंस पता चलती है कि भाई वहाँ पर सब कुछ साफ सफाई है कि नहीं। क्योंकि जितना हाइजीन कम रहेगा, जितना सैनिटेशन का प्रॉब्लम रहेगा, उतना बीमारी के चांसेस बढ़ेंगे, स्पेशली छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में। तो 1000 बच्चों में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं 1000 बच्चों को उन्होंने फर्स्ट 1 ईयर कंप्लीट किया कि नहीं। एक्चुअली 1000 डेज नहीं, 1 ईयर कंप्लीट किया कि नहीं देखते हैं। 1 ईयर कितने लोगों ने कंप्लीट किया, ओके। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब IMR बढ़ गया है और ये बुरा है। बट अगर डेथ्स कम होती है कि भाई 1000 बच्चे हुए थे, 1 साल बाद 900 जिंदा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 100 मरे हैं। अब ये रेट अच्छी है क्योंकि कम बच्चों की डेथ हुई है, कम बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है, कम बच्चों की मौत हुई है, जबकि ज़्यादा बच्चे सुरक्षित हैं। तो याद रखना, IMR अगर रेट बढ़ता है तो बुरा माना जाता है, घटता है तो अच्छा माना जाता है। इसे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहते हैं। इसे 1000 शिशुओं में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है पालन 1000। पालन 1000 एक मोबाइल ऐप है, एक पेरेंटिंग ऐप है। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार लॉन्च द पालन 1000 कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। तो ये एक पेरेंटिंग ऐप भी है। यहाँ पर इस ऐप से बच्चे पे ध्यान रखा जाता है, पेरेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पहले 1000 दिन तक बच्चे का कैसा ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। पालन 1000 नेशनल कैंपेन फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉर द फर्स्ट 1000 डेज। तो बच्चे के पैदा होने से 1000 डेज तक बच्चे को
कैसे उसका लालन पालन करना है, कैसे उसको दवाई देनी है, कैसे उसका ध्यान रखना है, ऑल दैट. Palan 1000 national campaign and parenting app were launched by the Union Minister of State Health. I think ये वापस repeat हुआ है. Okay, the Union Minister of State Health launched the campaign virtually. Yes, ये एक ऐप है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं. At the launch event, Bharti Praveen Pawar addressed the event and said that India has rapidly taken steps to reduce the child mortality rate. अब याद रखना यहाँ पर reduce की बात की है, हम increase नहीं करना चाहते, हम decrease करना चाहते हैं और ये रेट पूछी जा सकती है. 2004 में mortality था 45 per 1000 live births. इसका मतलब 1000 बच्चे होते थे तो उसमें से 45 की डेथ होने के चांसेस थे, बट अब 35 है तो रेट क्या है, गिर रहा है. ओके, तो वो अच्छी बात है. ये 35 का जो है वो 2019 में है, तो आप इसको एक बार फटाफट पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए एंड पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि अगर आपको बाई चांस कोई भी डाउट हो तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं. सो याद रखना, पालन 1000 क्या है. पालन 1000 एक पेरेंटिंग ऐप है, उससे हम IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो कम करने की कोशिश कर रहे हैं. हम पेरेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन, सही जागरूकता प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कौन सा सही तरीका है, किस तरह से बच्चों को पाला जाए, एंड एवरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, ये उसके बारे में पूरा डिटेल है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, बिकॉज कल मैंने आपको बोला था कि वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चन आंसर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, पटना 2 जनवरी. फोक सिंगर मैथिली ठाकुर ऑन मंडे अपॉइंटेड द स्टेट आइकन फॉर डैश बाय इलेक्शन कमीशन. वैसे बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पर पटना आ चुका है. ओके, तो ऑफकोर्स आपको क्या पता चल जाना चाहिए, इट इज़ ऑफकोर्स बिहार. तो ये है वो सिंगर जिनको एज अ आइकॉन सेलेक्ट किया गया. तो ये लेटेस्ट वाली न्यूज़ है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट वन, फॉर्मर IAS काकी माधव राव. सो सॉरी, आई थिंक इसका आंसर यहीं पे आ गया है. ओके, फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं. काकी माधव राव ने एक नई बुक को लिखा है, दैट इज़ ब्रेकिंग बैरियर्स. ओके, तो ये रहा सारा डिटेल्स. सो फॉर्मर IAS चीफ हैं ये काकी माधव राव, जिन्होंने एक किताब लिखी है, ब्रेकिंग बैरियर्स, द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी विच एड्रेसेस द डिटेल्स अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ सिविल सर्विसेज एट ग्राउंड लेवल. तो जो भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लीज़ एक बार बुक को पढ़िए, आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा, आपको काफ़ी सारा पता चलेगा कि भाई एक्चुअली जब आप काम करने जाते हैं तो क्या situations होती है and how to deal with those. So civil services at the ground level and also fills the gap in the knowledge about the micro policies in the governance. तो ये जो भी गैप है रिगार्डिंग माइक्रो पॉलिसीज और गवर्नेंस उसको भी करते हैं. तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं. आपको याद रखना पड़ेगा इनके ऑथर कौन है, ठीक है, और नाम, बुक का नाम क्या है और बुक किस बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ RRB नाउ फंक्शनिंग. कितने RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, कितने RRB अभी फंक्शन कर रहे हैं. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर इज, अगर आपको नहीं पता, 56 फंक्शन कर रहे हैं. द 56 रीजनल रूरल बैंक्स इन India and among us those only 43 RRB are participating in 2023. तो टोटल 56 है जिसमें से 46 ही आगे 2022 में एंड मोर काम करेंगी. देयर विल बी लाइक 2022 में काफ़ी सारे मर्जर्स भी हुए थे, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा. आई थिंक 5 मेजर बैंक्स के मर्जर्स हुए थे. एंड इफ़ यू वांट दैट पर्टिकुलर वीडियो, आप मुझे बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि लेटेस्ट मर्जर्स आप कवर करवाइए, सो दैट आई विल फोकस ऑन दैट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे और आई होप आपको थोड़ा बेसिक पता चला हो, लाइक व्हाट इज़ RRB एंड व्हाट इज़ RRB. नहीं पता तो RRB रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं. ये नॉर्मल बैंक्स की तरह ही होते हैं. बैंक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं. अगर आपने बैंकिंग का कोई भी कोर्स किया हो तो आपको पता है बैंकिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं. लाइक सेंट्रल बैंक हो गया, एक पब्लिक बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया,
देन वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स का मेन फोकस होता है कि वो गांव में ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पेसिफिकली इन एग्रीकल्चर सेक्टर और इन प्रोडक्शन सेक्टर। इनके ज़्यादातर आपको ब्रांचेस गांव में ही मिलेंगे। इनके ज़्यादातर कंज्यूमर्स विलेज पीपल होते हैं, जो लोग खेती कर रहे होते हैं वो होते हैं। और ये जो भी पॉलिसीज़ होती हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्मॉल स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ या फार्मर्स, उनसे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती है तो गवर्नमेंट इनके थ्रू लॉन्च करती है। तो जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड देखते होंगे या वो सारी चीज़ें वो आरआरबी अपने थ्रू इनिशिएट करवाती है एट वेरियस प्लेसेस, सो दैट सारे कस्टमर्स को, सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिले। तो याद रखना, आप टाइप्स ऑफ बैंक भी पढ़ लेना क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ बैंक में वी हैव पब्लिक बैंक, उसका अलग फंक्शन होता है, प्राइवेट बैंक उसका अलग फंक्शन होता है, सेंट्रल बैंक के अपने फंक्शंस होते हैं, एंड ऑल दिस गोज ऑन। सो याद रखिएगा, आरआरबी का लेटेस्ट नंबर्स भी आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शंस भी आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आरबीआई कब स्टार्ट हुआ था, आरबीआई का पूरा डिटेल आप जितना पढ़ लेंगे उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई में बहुत सारे चेंजेस आए थे बीच में। एज वेल एज आरबीआई इज़ वन ऑफ द यू कैन से एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग में अगर आप सबके टॉप मोस्ट की बात करेंगे या सबसे यू कैन से जिसके पास अथॉरिटी है, सबसे टॉप पर्सन की बात करेंगे तो वो आरबीआई है। तो आरबीआई का स्टार्ट कब हुआ था, आरबीआई का इंट्रोडक्शन इंडिपेंडेंस से पहले हो गया था, तो आपको ये सब भी जानना ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। और अगर कोई भी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, सो दैट अगर कुछ भी हो तो आई कैन ब्रिंग दैट अप। ओके, फाइन, बाय एवरीवन, टेक केयर।